नेक्स्ट हमारा जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो बेसिकली देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि यहाँ पर समरी प्रिपेयर करता है किस चीज की, जो हमारे कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हुए हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, एक साल के अंदर कंपनी ने बहुत सारी पेमेंट्स की, कंपनी को बहुत सारी यहाँ पर रिसिप्ट हुई। तो ये जो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो हुआ उसको हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट में जो है रिकॉर्ड कर लिया, ताकि हम जान सके कि हमारे पास कितना पैसा आया है और कितना पैसा हमारे पास से चला गया है और अब हमारे पास कितना पैसा जो है वो बचा है। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कहते हैं। अब इस केस स्टडी के हेल्प से इसको हम और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो देखो, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट that provide a detailed summary of company's cash inflows outflows over a specific period, typically a quarter or year। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी की जो भी कैश इनफ्लोज है आउटफ्लोज है उनकी एक समरी जो है वो प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के इस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ कंपनी जनरेट्स एंड यूजेस इस कैश, ऑफरिंग इनसाइट इनटू इट्स लिक्विडिटी और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि कंपनी जो है कैश को कैसे जनरेट कर रही है, फिर उसका यूटिलाइज जो है वो कैसे जो है वो कर रही है। साथ ही साथ इससे हमें कंपनी की लिक्विडिटी और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी जो है वो पता लगता है। अब ये जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है इसको हम मेनली 3 सेक्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, यानी कि इसके 3 यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं। ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो बेसिकली देखो, एक बिजनेस के अंदर जो भी कैश फ्लो होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज की वजह से जो है वो होता है। जैसे कि आपने सेल परचेज की है, आपने इन्वेस्टमेंट की है, इनकी वजह से जो है होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये जो एक्टिविटीज है इनको ही 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया इनकी नेचर के हिसाब से, और वही हमारे 3 कंपोनेंट बन गए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। पहला कंपोनेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, तो नॉर्मली देखो, हमारी कंपनी के जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलिए, एक एक्सवाइजेड कंपनी है जो कि यहाँ पर फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करती है, तो इसका जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है वो क्या है, फर्नीचर को बनाना और उसको मार्केट में सेल करना। ठीक है, तो इस कोर बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी वो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल को परचेज करना, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन करना, फिर उसकी यहाँ पर सेल करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और इन एक्टिविटीज से जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है, ठीक है, कैश इनफ्लो हो आउटफ्लो हो, उसको हम इस सेक्शन के अंदर शो करते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, देखो बिजनेस को अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ एसेट्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, ऑफिस, फर्नीचर। ठीक है, तो कंपनी जब इन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहलाता है। जैसे एक्सवाइजेड कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए एक मशीन चाहिए, तो उसने मशीन यहाँ पर परचेज कर ली, तो ये जो मशीन में इन्वेस्टमेंट की गई है इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है उससे रिलेटेड जो भी कैश फ्लो जनरेट होते हैं वो इसको हम इस सेक्शन में शो करते हैं। उसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, तो देखो, कोर बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जरिए जो कंपनी है वो फंड्स अरेंज करती है, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे कंपनी जो है कैपिटल या फिर जो फंड्स है उनको जनरेट करती है, यानी कि उनको रेज करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी है, उसको 100 करोड़ रुपए चाहिए थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर 100 करोड़ रुपए के जो है वो शेयर जो है वो मार्केट में इशू कर दिए, शेयर जो है वो इशू कर दिए। तो पब्लिक ने शेयर्स को परचेज किया और पैसा जो है वो कंपनी के पास आया। तो ये जो एक्टिविटी है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाएगी, जिससे कंपनी ने कैपिटल जो है वो रेज किया है ताकि वो अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म जो है वो कर सके। तो ये हमारी केस स्टडी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो डिटेल में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो समझा दिया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको केस स्टडी समझ में आई होगी तो आप यहाँ पर इसका आंसर आसानी से जो है वो कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपोनेंट इंक्लूड कैश फ्लोज फ्रॉम द कंपनीज कोर बिजनेस ऑपरेशंस सच एज रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स और गुड्स और सर्विसेज एंड पेमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा कैश फ्लो है जो कि यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से जो है वो जनरेट हुआ है। पहला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर,
कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू फॉर वेजेस एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें से क्या कौन सा यहाँ पर कैश फ्लो है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आता है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड फॉर वेजेस और कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ये रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीन हमारे जो कैश फ्लो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो है वो जनरेट हुए हैं और इसको हम इस सेक्शन में शो जो है वो करते हैं। क्यों? तो देखो कस्टमर यानी कि आपके जो कस्टमर हुए तो ये कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, आपने कस्टमर को पहले सेल की, उस एक्टिविटी से कैश फ्लो जो है वो जनरेट हुआ। उसके बाद कैश पे टू सप्लायर, सप्लायर इन द सेंस जो रॉ मटेरियल आपको सप्लाई जो है वो करते हैं, नॉर्मली जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उसी को हम सप्लायर जो है वो कहते हैं। तो आपने पे किया है तो ये भी कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। उसके बाद वेजेस आपने पे किया है तो लेबर भी हमारी कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो ये तीनों हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगे और ये जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, यानी कि हमने उसकी सेल की है तो ये बेसिकली किसके अंदर आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स कैश फ्लो फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैन इंक्लूड। ठीक है, तो देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, चाहे आप किसकी सेल कर रहे हो यानी कि आप चाहे आप उसकी सेल कर रहे हो या फिर आप उसे परचेज कर रहे हो, ये इससे जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आता है। तो इसमें से कौन सी यहाँ पर एक्टिविटी है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा? पहला एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बताइए इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है? एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। आपने अगर फिक्स एसेट्स को एक्वायर किया है तो इसमें आपने यहाँ पर पेमेंट की होगी, यानी कि यहाँ पर ये क्या है? कैश आउटफ्लो है। आपने यहाँ पर फिक्स एसेट की सेल किया तो पैसा आपके पास आया होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास आया होगा, तो ये भी हमारी कैश इनफ्लो होगी। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, आपने सिक्योरिटीज को यहाँ पर परचेज किया है तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर कैश आउटफ्लो होगा। क्या होगा? यहाँ पर कैश आउटफ्लो होगा। पर ये सारे की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, बाकी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था इसमें भी अगर हम कैश इनफ्लो आउटफ्लो देख लें तो देखो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर तो ये कैश इनफ्लो हुआ, कैश पे टू सप्लायर ये कैश आउटफ्लो हुआ, कैश पे टू वेजेस तो ये भी हमारा कैश आउटफ्लो ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड। तो इसका मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। तो इसमें से कौन सी कैश फ्लो है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड है, यानी कि फंड को रेज करने के साथ जो है वो रिलेटेड है? पहला इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई सिक्योरिटी मार्केट में इशू कर रहे हो ताकि आप फंड जो है वो जनरेट कर पाओ, यानी कि फंड जो है वो रेज कर पाओ, एक्वायर कर पाओ, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आ रहा है क्योंकि आप इससे फंड जो है वो अरेंज कर रहे हो। उसके बाद है इश्यूएंस ऑफ डिवेंचर लोन एंड बॉन्ड। तो हमने बेसिकली क्या है जो डिवेंचर लोन एंड बॉन्ड है उसको यहाँ पर इश्यू जो है वो किया है, तो इससे भी आपने क्या किया है? फंड जो है वो रेज किए हैं। उसके बाद है रीपर्चेज ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपने अपने जो इक्विटी शेयर्स थे उनको रीपर्चेज कर लिया। रीपर्चेज का मतलब है कि पहले आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, उसके बाद आपने शेयर होल्डर से जो है अपने शेयर्स को वापस जो है वो परचेज कर दिया है, तो ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आएगा। उसके बाद है रीपेमेंट ऑफ बोरविंग इंक्लूडिंग डिवेंचर रिडम्पशन, तो आपने बोरविंग की थी, आपने उसकी रीपेमेंट कर दी। तो ये सभी की सभी जो एक्टिविटीज है वो फाइनेंस के साथ जो है वो रिलेटेड है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। पहला अगर हम इसकी बात करें तो इससे कैश इनफ्लो होगा क्योंकि आपके पास फंड्स आएंगे, इससे भी हमारा कैश इनफ्लो होगा क्योंकि इससे भी आपके पास फंड्स आएंगे। पर जब आप इक्विटी शेयर्स को रीपर्चेज करोगे तो ये कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि आपको शेयर होल्डर का पैसा वापस करना पड़ेगा। और जब आप बोरविंग वापस कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपके आपके बिजनेस से पैसा जो है वो चला जाएगा, तो ये भी हमारा कैश आउटफ्लो ही कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती? पहला है डिपॉजिट मेड इनटू अ बैंक अकाउंट, विड्रॉवल्स फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, कैश इन्वेस्टेड इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मुझे आंसर बता दिए इसमें से कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसको यहाँ पर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड जो है वो नहीं करोगे? डिपॉजिट मेड इनटू बैंक अकाउंट, विड्रॉवल्स फ्रॉम बैंक अकाउंट,
कैश इन्वेस्टेड इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में जो मूवमेंट होती है उसे हम रिकॉर्ड जो है वो नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? तो देखो मान के चलो आपने यहाँ पर कैश जो है वो डिपॉजिट कराया बैंक अकाउंट के अंदर, तो ये जो मूवमेंट है वो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में ही जो है वो हो रही है, और इससे आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो टोटल बैलेंस है उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आता है। जैसे अगर आपने मान के चलो आपके पास पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस था वो 50,000 रुपए का था, जिसमें से बैंक बैलेंस था यहाँ पर 20,000 रुपए, कैश बैलेंस था 20,000 रुपए और 10,000 रुपए मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आपने यहाँ पर क्या किया, 20,000 कैश में से 10,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दो, तो इससे आपका जो बैलेंस हुआ बैंक अकाउंट का वो 30,000 हो गया, और जो कैश है वो 10,000 रह गया, और जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो भी 10,000 रहेगी। तो यहाँ पर चाहे चेंज हुआ है पर आपके जो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आई है, उसका बैलेंस तो 50 का 50,000 रुपए है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि इससे कैश फ्लो के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया, इसकी सेल परचेज की है या फिर बैंक से विड्रॉवल कराया है, डिपॉजिट करवाया है, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा हमारा बेनिफिट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? पहला, असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। तो ये बिल्कुल बेनिफिट होता है। जब देखो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो जितने भी आपकी कैश इनफ्लोज है आउटफ्लोज है उसको आप रिकॉर्ड करते हो, जिससे आपको पता पड़ लगता है कि लास्ट में आपके पास कितना बैलेंस जो है वो बच गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, जिसके बेस पर आप देखते हो कि आपकी लिक्विडिटी कैसी है और आप सॉल्वेंट रहोगे या फिर नहीं रहोगे शॉर्ट टर्म के अंदर। उसके बाद मैनेजिंग कैश एफिशिएंटली। तो जब आप प्रॉपर मैनर में रिकॉर्डिंग करते हो कि कौन से कैश आउटफ्लो हो रहे हैं, कौन से कैश इनफ्लो हो रहे हैं और किन वजहों से हो रहे हैं, तो आप ना ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पर वेस्टेज हो रही है, कहाँ पर हमारे जो कैश आउटफ्लोज है वो जरूरत से ज्यादा है और कहाँ पर हमारे कैश इनफ्लो जो है वो कम हो गए, जिससे आप उनको मैनेज जो है वो कर पाते हो, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाते हो। उसके बाद है फैसिलिटेटिंग कंपैरेटिव स्टडी। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे आप पिछले साल के साथ कंपैरिजन कर सकते हो कि आपका जो कैश फ्लोज है वो इंक्रीज हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। ठीक है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता लग जाएगा, जिससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा अच्छे तरीके से काम करने का। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे हमारे बेनिफिट होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के।